थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे एरिक जो है वो थॉर और यहाँ पे बाल्डर को समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त एसगार्ड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मसला आने वाला है, लेकिन यहाँ पे थॉर और बाल्डर उसकी बात के ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं करते और उसको यहाँ से बहुत बुरी तरीके से डांट डपट के भगा देते हैं। लेकिन वहीं से दूसरी तरफ हमने देखा कि ये जो खतरनाक किस्म का एक थ्रेड हमारे सामने आ रहा है, जिनका एक खतरनाक किस्म का राजा जो कि दूसरी डायमेंशन से एक दूसरी यूनिवर्स से आया है, वो यहाँ पे हमारी इस यूनिवर्स यानी कि एल्फाइन के अंदर आके उसका मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर चुका है और अब उसका प्लान इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करना और सारे के सारे लोगों के ऊपर अपना राज चलाना है। तो अब आगे हमारी कहानी दोबारा एरिक के पास से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो पैदल इस डेजर्ट के अंदर जा रहा होता है और वो यहाँ पे किसी को कॉल कर रहा होता है और वो कॉल किसी और को नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के एक नंबर पे जाके लगती है और वहीं से आवाज़ आती है कि अगर आपके पास ये नंबर अभी भी मौजूद है तो उसका मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ब्रिलियंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। और हम देखते हैं कि एरिक अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाता है। मिस्टर स्टार्क, मेरा नाम डॉक्टर एरिक सॉल्वेंग है और हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं एक डेजर्ट के अंदर मौजूद हूँ जो कि ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा के बाहर मौजूद है। मैं यहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स के सामने आया था अपनी कॉस्मोलॉजी को बताने के लिए कि किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा ख़तरा उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने मुझे यहाँ से मार के भगा दिया और अब मेरी गाड़ी भी मेरे पास मौजूद नहीं है। सच कहूँ तो मैं यहाँ से पैदल चल के जा रहा हूँ और मेरे पास पानी का एक कतरा नहीं है और धूप इतनी ज़्यादा है कि शायद मैं कुछ घंटों के अंदर हीट स्ट्रोक से ही मर जाऊँगा। तो अपेरेंटली अगर आपके पास ये मेरा मैसेज पहुंच जाता है तो आप मुझे ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा के आसपास ही ढूंढेगा, मेरी राह शायद आपको यहीं कहीं मिल जाएगी। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ पे उड़ता हुआ आता और कहता है कि एरिक बस अब बातें करना बंद करो। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से पेरिस फ्रांस के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह जो है वो घूमने फिरने के लिए आए हुए होते हैं और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर टेबल के ऊपर कुछ कार्ड ट्रिक्स वगैरह कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये बच्चा दिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार नज़र आ रहा है, जो कि सारी की सारी ट्रिक्स करके ही अपने पैसे वगैरह बनाता है। लेकिन जब वो ये सारी की सारी ट्रिक्स कर रहा होता है तो अचानक उसकी आंखों के अंदर एक ग्रीन कलर हमें नजर आता है और हम देखते हैं कि इसी बच्चे के पास आके यहाँ पे थॉर खड़ा होता है और उसको देखने की और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा शातिर किस्म का होता है जो कि यहाँ पे लोगों को पागल बना के ज़बरदस्त तरीके की ट्रिक्स चल के उनसे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो यहाँ पे सारी की सारी ये ट्रिक्स करके दिखा रहा होता है तो उसका ही एक और साथी जो है वो पीछे से आगे लोगों के पर्स में से पैसे वगैरह चुराने का काम करता है। मतलब देखा जाए तो ये दोनों के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा फंटर हैं और इनका काम यहाँ पे लोगों को लूटने का है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थॉर के पास उसके पर्स में से कुछ चीज़ निकालने के लिए आता है तो थॉर उसको फ़ौरन से पकड़ लेता है और ये देख के वो दूसरा बच्चा वहाँ से भागना शुरू करता है और थॉर उसको रुकने के लिए कहता है। फिर इसी के बाद हम दोबारा ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा के अंदर ही शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आयरन मैन इस एरिक के साथ बैठा हुआ होता है और एरिक की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है सारी की सारी गर्मी की वजह से। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास वो मेरा नंबर अभी तक मौजूद क्यों था और तुम्हें क्या वाकई लगा था कि इतने सालों के बाद भी मेरा ये नंबर काम में होगा। तो वो कहता है कि देखो सच कहूँ तो मुझे इस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी आपके यहाँ पे इस तरह से आने की, लेकिन आपके अलावा मेरे पास कोई और शॉट था नहीं जिसको मैं ले सकता था। इस वक्त एसगार्ड की तरफ एक खतरनाक और सीरियस किस्म का थ्रेट आ रहा है, लेकिन वो सारे के सारे गॉड्स मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी तरह स्टार्क बोलता है कि तुम जो चाहो समझाने के लिए वो मुझे समझा सकते हो, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा नर्ड टू एसगार्डियन ट्रांसलेटर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो सारी की सारी रिसर्च है वो अपनी आयरन मैन के साथ शेयर करता है। तो आयरन मैन बोलता है कि ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे मामले को चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगले ही पर हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ से सीधा उड़ता हुआ एसगार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पे बाल्डर मौजूद होता है और वो बताता है कि किस तरीके से आज रात वो अपने सारे के सारे जो लोग मर चुके हैं इस बैटल के अंदर उनको जलाने का काम करने वाले हैं। तो आयरन मैन भी हम देखते हैं कि इनकी इस पूरी की पूरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो जाता है और वो लोग आपस में कुछ बातचीत वगैरह करते हैं। लेकिन तभी आयरन मैन मौका देख के उससे उस आदमी यानी एरिक का जिक्र करता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले आपके पास एक आदमी आया होगा जिसने आपको कुछ बताने की कोशिश की होगी। तो बाल्डर बोलता है कि वैसे तो यहाँ पे बहुत से आदमी आए हैं हमारे पास। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, इस वाले को आप भूले नहीं होंगे क्योंकि इसने वर्ल्ड ट्री और दुनिया के अंत के बारे में बात की होगी आपसे। तो बाल्डर बोलता है कि अच्छा, वोल्स्टैक का छोटा आदमी बड़ी सोच के साथ। हाँ, तुमने ठीक कहा कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन वो जो भी बता रहा था उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि इसका क्या मतलब है और तुम इसको लेके अब क्या कर रहे हो। तो बाल्डर बोलता है इसको लेके हम क्या कर रहे हैं, अब हम और कर भी क्या सकते हैं। हमारी सिटी जो है वो स्मैश हो चुकी है, हमारे लोग मर चुके हैं। थॉर यहाँ से किसी फॉलन वन को तलाश करने के लिए जा चुका है। ओडिन इस वक्त एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ से वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि माइटी हेमडाल भी जो है वो गिर चुका है और उसके विजन्स ने उसको पागल कर दिया है। आखिरकार हम एक ऐसी चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जब यहाँ पे हम अब खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। उस आदमी ने हमें आके बस वही बातें बताने की कोशिश करी हैं जो कि हम पहले से ही जानते हैं। तो सच कहूँ तो एसगार्ड इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके मुताबिक एसगार्ड का अंत होने वाला है। ज़रा अपने चारों तरफ देखो स्टार्क, एसगार्ड तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाल्डर जो है वो सारी की सारी उम्मीदों को खो चुका है और उसको इस सब के बारे में पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है।
लेकिन हम यहीं से नेदा वनीर के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि बोनो और ड्राफ्ट्स की दुनिया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं वो भी अपनी इस पूरी की भी दुनिया के अंदर अपने नॉर्मल रूटीन के काम वगैरह कर ही रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो खतरनाक किस्म की जो लाल कलर के बींग्स हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं सीधा बोनो की दुनियाओं के अंदर, और वो बेसिकली उनके ऊपर जो अटैक वगैरह करना शुरू करते हैं। तो वहीं से उनका राजा आके उनको पकड़कर कहता है कि बस यहाँ पे इतने ही लोग हैं। तो कहता है कि मेरे राजा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर हम इन्हीं को डिटेक्ट कर पाए हैं। तो कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो फेंटो कि इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि हम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमसे डरते हैं। तो वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह हम थॉर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो उस बच्चे को चेस करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये बुरा है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा हमें फुर्तीला और तेज़ नज़र आ रहा है, जो कि थॉर से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है। और थॉर भी देख के काफ़ी हैरत में होता है, उसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा यहाँ से सीधा एक सबवे की तरफ भागता है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और थॉर बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहूँ और तुम्हारी मैसेज को ठीक करता रहूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से अपने थॉर वाली रूप के अंदर आता है और सीधा उसके सामने आके खड़ा होता है, जिससे टकरा के वो वहाँ पे गिर जाता है और कहता है कि ज़रा देखो, तुमसे जो कुछ भी पैसे लिए गए हम उसको फ़ौरन लौटा देंगे, इस बात को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ छोटे मोटी चोरियाँ ही करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो वहीं से थॉर बोलता है हम यहाँ पे तुम्हारे पास उन पैसों को हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। तो हम देखते हैं कि वहीं से वो बच्चा बोलता है कि तुम आखिरकार किस ज़बान में बात कर रहे हो, ये फ्रेंच तो नहीं है। तो थॉर मुस्कुराता और कहता है कि वो तो तुम भी उस ज़बान में बात नहीं कर रहे हो, क्या मैंने ठीक कहा? तो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। तो थॉर बताता है कि तुम इस वक्त अपनी ऑल टंग के साथ बात कर रहे हो। जिस किसी के पास भी ऑल टंग मौजूद होती है वो हर एक ज़बान को सुन सकता है और उसी ज़बान के अंदर बात भी कर सकता है, बिना इस बात को जाने कि वो किस ज़बान में बात कर रहा है। क्योंकि तुम यहाँ के रहने वालों में से नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम एक सन ऑफ एसगार्ड हो, तुम एक गॉड हो, तुम्हारा नाम लोकी है और तुम सन ऑफ लॉफी हो, लेकिन तुम चाइल्ड ऑफ ओडिन सन ऑफ बोर हो, और इसके अलावा तुम सबसे बढ़ के मेरे भाई हो। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ऑड नज़र आ रही होंगी और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तुमने अपनी पुरानी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सी गलतियाँ की जिसको मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा। उन सारी की सारी गलतियों को माफ़ करते हुए मैं तुम्हें वापसी लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वापसी घर ले जाने के लिए आया हूँ मेरे भाई। तो वहीं से वो बच्चा कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है बिग मैन, तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जो कुछ भी तुम कह रहे हो सब कुछ बकवास लग रहा है। मेरी तो सारी ज़िंदगी बचपन से ऐसे ही इन पत्तों के पीछे गुजरी है, मैं छोटे मोटे पैसे छीन के अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम ये सारी की सारी क्या बातें कर रहे हो। यहाँ तक कि जो मेरा नाम है वो भी फेक है, जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो भी मुझे ठीक तरीके से याद नहीं, सच कहूँ तो मेरे पास कोई मेमोरीज़ ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि लोकी है, जो कि इस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इस वक्त कैद है। और थॉर उसको ये सारी की सारी बातें समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे इस हैमर को पकड़ना होगा, तुम्हें एक बार इस हैमर को पकड़ो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा कि तुम कौन हो और कौन नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो बच्चा उस पूरे के पूरे हैमर को पकड़ता है तो वहाँ पर एक ज़ोरदार बिजली का झटका गिरता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कोई और नहीं बल्कि लोकी जो है वो एक अलग ही फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त एक बच्चे के अंदर है, जिसको कॉमिक्स में किड लोकी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार लोकी अभी कुछ टाइम पहले ही सीज के अंदर मरा था, तो ये वापसी कैसे जिंदा होकर आ गया। तो जैसा कि इससे पहले हमारे पास एक और स्टोरी आर्क था जिसके अंदर हमने देखा था कि जिसके अंदर थॉर जो है वो बेसिकली हेला के रेलम के अंदर जाता है और मुफिस्टो के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद उसको ये बात पता चलती है कि हेला उसको ये बताती है कि लोकी मरने के बाद कभी हेल के अंदर आया ही नहीं। इसका मतलब कि लोकी सही तरीके से कभी मरा ही नहीं था, बल्कि वो इसी दुनिया के अंदर मौजूद था जिसने कोई और रूप ले लिया था। और इसी तरह थॉर ने उसका पता लगा लिया, जो कि इस वक्त एक बच्चे के रूप के अंदर छुपा हुआ था। और थॉर ने तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर और खासकर एसगार्डियंस के बीच मौत का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लोकी 3 बार मर चुका है और वापसी आ जाता है किसी ना किसी तरीके से, तो कॉमिक्स में भी आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। लेकिन इस बार लोकी जो आया है वो एक बच्चे की फॉर्म के अंदर आया है। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम कुछ और नहीं बल्कि देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पे टैक्सी के अंदर टैक्सी करते हुए जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो इस पूरे के पूरे रश में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का पोर्टल खुलता है और वहाँ पे नेदा वनीर के जो वो बोने होते हैं, वो जो ड्राफ्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे सीधा एक पोर्टल के जरिए बाहर निकलते हैं और कहते हैं ब्रदर्स हमें एसगार्ड की तरफ जाना होगा, हमें एसगार्ड की तरफ जाना होगा अगर हमें अपनी ज़िंदगियों को बचाना है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये सारे के सारे बोने जो कि वहाँ पे नेदा वनीर से भागे थे वो कहीं और नहीं बल्कि अर्थ के ऊपर आ चुके हैं ताकि एसगार्ड से जाके वो मदद मांग सकें। टू बी कंटिन्यूड।